हेलो बच्चों। अभी एक टॉपिक जो हमारे सामने है दैट इज़ द फेज स्पेस के वॉल्यूम के बारे में है। तो किसी फेज स्पेस में हमारे पास कितना अवेलेबल वॉल्यूम होता है उसका हमें एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। जैसा कि आपको मालूम है फेज स्पेस जो है वो कॉन्सेप्ट कहता है कि हम डायनेमिकल ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए मान लें हमारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट होता है, हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है। तो आपके पास पोजीशन और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट होते हैं। आप इन कोऑर्डिनेट से मिलकर बना हुआ एक स्पेस मानते हैं जिसको कि फेज स्पेस कहते हैं। ओके अब फेज स्पेस में भी आप जब एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे होते हैं तो इसको म्यू स्पेस कहते हैं, और जब आप बहुत सारे पार्टिकल का कलेक्शन रख लेते हैं, मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उनके लिए जब आप फेज स्पेस डिफाइन करते हैं तो उसको गामा स्पेस कहते हैं। तो म्यू स्पेस और गामा स्पेस दे आर द जनरलाइजेशन ऑफ द फेज स्पेस। तो अभी हमारे सामने क्या है कि जैसे देखें कि अगर हम सोचें यहाँ पर क्या लिखा है कि इन द गामा स्पेस the state of any system is बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल कलेक्शन। तो गामा स्पेस, गामा मतलब होता है लार्जर इन साइज। तो जब हम किसी गामा स्पेस में किसी सिस्टम की बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल कलेक्शन की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल हैं। लेकिन खास बात क्या होती है कि इन सारे पार्टिकल को हम एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक जस्ट सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन पॉइंट होता है। तो ठीक है, क्या है अब समराइज़ करने की समझे इसको कोशिश करिए कि हमारे पास सिस्टम है तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, उन सारे पार्टिकल का कलेक्टिवली हम एक रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो गामा स्पेस इज अ मोस्ट जनरल केस ऑफ द फेज स्पेस एंड इट इज़ अ 6n डायमेंशनल स्पेस है, क्योंकि अगर आपके पास एक पार्टिकल है तो आपको उसके लिए 3 पोजीशन 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यू नीड 6 कोऑर्डिनेट। बट इफ़ यू हैव n पार्टिकल तो आप ये सोचें कि आपको हर पार्टिकल के लिए ऐसे 6 कोऑर्डिनेट चाहिए, देन यू विल गेट 6n रिक्वायरमेंट कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन मोमेंटम मिला करके। सो दैट 6n डायमेंशनल स्पेस, वो जो आपका 6n डायमेंशनल स्पेस बन रहा होगा, दैट स्पेस इज बेसिकली कॉल्ड द गामा स्पेस। तो जनरलाइजेशन है यहाँ पर, आपको समझना होगा यहाँ पर। तो आप देखें कि इन दिस 6n डायमेंशनल स्पेस जिसको हम गामा स्पेस कहते हैं, द कंप्लीट स्टेट ऑफ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन पॉइंट। ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए चलो मान लेते हैं हम एक म्यू स्पेस का मतलब मान लो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल है, उस सिंगल पार्टिकल के लिए 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए और उसको हम एक सिंगल पॉइंट से एक स्पेस में डिनोट करेंगे। उस स्पेस को हम मॉलिक्यूलर स्पेस या म्यू स्पेस कह रहे हैं। तो आप कह रहे हो लेट अस से वी हैव अ सिंगल पार्टिकल ओनली, ठीक है, एंड 6 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट। जाहिर सी बात है 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, सो द वॉल्यूम, ये जो 6 कोऑर्डिनेट का हिस्सा है, इससे अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा दिस डेल्टा गामा डी पी एक्स डी पी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो आपके पास क्या है, 6 डायमेंशनल स्पेस है, तो इसके अंदर कौन कौन से डायमेंशन है, डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है, डी पी एक्स मोमेंटम इन एक्स, मोमेंटम इन वाई, मोमेंटम इन जेड। तो ये 6 डायमेंशनल स्पेस है। अब अगर आप इस 6 डायमेंशनल स्पेस में किसी वॉल्यूम की कल्पना करोगे तो उस वॉल्यूम के लिए आपके पास ये फॉर्मूला हो जाएगा, सारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट सारे पोजीशन कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना है। सो जो डेल्टा गामा है ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फेज सेल। अब वो जो छोटा सा वॉल्यूम मान इसको फेज सेल कहते हैं। डी पी एस डी पी वाई डी पी जेड क्या होगा, ये मोमेंटम स्पेस, क्योंकि इसमें मोमेंटम की सारी चीज़ें हैं। डी एक्स डी वाई डी जेड को हम कहते हैं फिजिकल वॉल्यूम, क्योंकि नॉर्मली आप जब स्पेस में निकालते हो तो ऐसे ही करते हो कैलकुलेट, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर दिया। आप देखो आपने इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर दिया। जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आप जो वो म्यू स्पेस के अंदर कंप्लीट वॉल्यूम होगा उसको पाओगे। तो आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर
एक्स वाई जेड के 3 कोऑर्डिनेट मोमेंटम में भी और पोजीशन में भी, तो आपके पास ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पर काम करेगा। अब हमने क्या किया, डी पी एस, डी पी वाई, डी पी जेड जो मोमेंटम वाली सारी जानकारी है उसको डी टाउ कह दिया, जो पोजीशन वाली सारी जानकारी उसको डी वी कह दिया, और ट्रिपल इंटीग्रेशन काम कर रहा है। अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो डी टाउ है वो डी पी एस, डी पी वाई, डी पी जेड का प्रोडक्ट है, और डी वी जो है डी एक्स, डी वाई, डी जेड का प्रोडक्ट है। इसके बाद हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा गामा, जो हाइपर स्पेस का जो वॉल्यूम है, म्यू स्पेस का जो वॉल्यूम है, वो इनका और इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूले पे निकल के यहाँ पर पहुँच गए हैं कि अगर आप देखो इस जगह पर, आप देखो आपने इसकी जगह पे टाउ इस्तेमाल कर लिया है, ये आपका टाउ है, इसकी जगह पे आपने वी इस्तेमाल कर लिया है, तो गामा जो है, जो कि गामा जिसको हम कहेंगे कि म्यू स्पेस का वॉल्यूम या हाइपर स्पेस, हम इसको एक वर्ड जोड़ देते हैं, हाइपर स्पेस का वॉल्यूम है, उस हाइपर स्पेस के वॉल्यूम में आपके पास दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है, आप देखो ये जो टाउ वाला हिस्सा है, ये कहाँ से आया है, ये मोमेंटम के साइड से आया, मोमेंटम कोऑर्डिनेट से आया। वी जो होता है, ये जो पोजीशन है एक्स वाई जेड, उसकी तरफ से आया है। अब हम जो मोमेंटम वाला है उसको और डिटेल में दे सकते हैं। डिटेल ऑफ टाउ मतलब जो मोमेंटम की तरफ से वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन आया है, इसको हम थोड़ा और ध्यान से देख सकते हैं। देखिए कैसे, टाउ क्या है, टाउ इज द मोमेंटम स्पेस। ठीक है, कंसीडर द मोमेंटम स्पेस विद द एक्सेस पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो आप देखो यहाँ पर हमने एक स्पेस बनाया है, इस जगह पर ये एक सर्किल दिखा रहे हो, और इस सर्किल के अंदर ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, दिस इज द मोमेंटम स्पेस। इसके अंदर जितना भी कुछ है, जितना भी कलर हम देख रहे हैं, ये लाइट ब्लू कलर का, ये सब मोमेंटम है, सारी मोमेंटम है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो। लेट इन द फेज स्पेस द मोमेंटम इज इन द रेंज 0 से pm, मतलब मान लो कि जो पार्टिकल उनके मोमेंटम की एक रेंज होगी, तो 0 कम से कम मतलब रुके हुए हैं, मान लो लीस्ट मोमेंट के वाले हैं वो 0 मोमेंटम के हैं, और जो हाईएस्ट मोमेंट वाले हैं वो पीएम मोमेंटम के हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, हम एक हाइपोथेटिकल मोमेंटम स्पेस की बात कर सकते हैं। सो इन द हाइपोथेटिकल मोमेंटम स्पेस हम एक स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं, एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस पीएम है। अब जरा समझे, अगर आपके पास कोई फेज पॉइंट है, मान लीजिए आपके पास कोई फेज पॉइंट है, ये इस फेज पॉइंट का मोमेंटम है P3, इस फेज पॉइंट का मोमेंटम है P3। अब P3 क्या है, 0 से PM के बीच में है, तो इस तरह से वो डिनोट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका मोमेंटम मैक्सिमम मोमेंटम PM से कम है, लेकिन मिनिमम मोमेंटम 0 से ज़्यादा है। ऐसे ही कोई है 2 टाइम P3, तो वो यहाँ पर मैक्सिमम मोमेंटम के पास कहीं आ जाएगा। तो इस मोमेंटम स्पेस में आपके वो सारे पार्टिकल रिप्रेजेंट हो जाएंगे जिनका मोमेंटम 0 से PM के अंदर है, और चूंकि हम कह रहे हैं कि PM इज़ द मैक्सिमम मोमेंटम, तो सभी इसी स्फीयर के अंदर ही डिनोट होंगे। तो हमने इस तरह से सभी तरह के मोमेंटम को एक स्फीयर के अंदर कन्फाइंड मान लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप ऐसा स्पेस इमेजिन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ऑल द जस्ट मिनट, सो ऑल द रिप्रेजेंटेशन पॉइंट प्रेजेंट इन दिस स्फीयर, और वो करस्पॉन्ड करेंगे करस्पॉन्डिंग टू द मोमेंटम विद इन द रेंज 0 से PM। जितने भी पार्टिकल आपके पास हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेशन पॉइंट आपके फेज स्पेस में हैं, जिनका मोमेंटम 0 से PM के बीच में है, वो सब इसी स्फीयर के अंदर होंगे। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज 4/3 PM क्यूब। तो टाउ जो कि वॉल्यूम है फेज मोमेंटम स्पेस का, 4/3 PM क्यूब हो जाएगा। तो अगर आप जो इक्वेशन आपने लिखी थी वहाँ पर, कौन सी इक्वेशन लिखी थी, सिग्मा इज इक्वल टू, आपने लिखा था दिस गामा इज इक्वल टू टाउ टाइम वी। तो टाउ की वैल्यू आपने निकाल दी 4/3, तो दिस इज द वैल्यू 4/3 PMV। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हाइपर स्पेस। तो हाइपर स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा वो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जस्ट अ मिनट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हाइपर स्पेस। तो हाइपर स्पेस का वॉल्यूम ये होगा। चले आगे बढ़ते हैं, और अब हम सोचते हैं कि अब हम मिनिमम वॉल्यूम कितना होगा, व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम इन द फेज स्पेस, उसको हम सोचते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि हाइपर स्पेस में जो वॉल्यूम होता है फेज सेल का, वो कैसे दिया जाता है, इस तरह से डी गामा इज इक्वल टू DPS DPY DZ और DX DY DZ। अब सोचो कि चूँकि आप मिनिमम की तरफ जा रहे हो, तो मिनिमम वाली सिचुएशन जो होती है वो हम क्वांटम कंडीशन वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कंसीडर करिए एक क्वांटम कंडीशन को, एक क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को। तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास कहीं डी पोजीशन मोमेंटम का प्रोडक्ट है, जैसे x और px का प्रोडक्ट है, y और py का प्रोडक्ट है,
डी जेड और पी जेड का मोमेंट प्रोडक्ट है, ये हमेशा एच क्रॉस से कम होगा, एच क्रॉस से कम या उसके बराबर हो सकता है। यह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी समय जो आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है वो एच क्रॉस से ज़्यादा मतलब कम नहीं हो सकती है, उसके बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि डी पी एक्स और एक्स का प्रोडक्ट हो गया लेस देन एच क्रॉस, डी पी वाई डी पी जेड का प्रोडक्ट हो गया एच क्रॉस, डी पी जेड डी जेड का प्रोडक्ट हो गया एच क्रॉस। तो इस तरह से 3 बार एच क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एच क्रॉस क्यूब। तो आपके पास जो हाइपर स्पेस का वॉल्यूम एलिमेंट है वो कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, एच क्रॉस क्यूब। देखो यही तो लिखा है, ये कंडीशन यही कह रही है कि डी गामा जो है वो एच क्रॉस क्यूब हद से हद तो बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। आप सोचें कि आपके पास ऐसा कोई कंडीशन है, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप हद से छोटा जो फेज स्पेस का एलिमेंट बनाओगे वो होगा एच क्रॉस क्यूब का, अदरवाइज सारे एलिमेंट ग्रुप वॉल्यूम एलिमेंट इससे ज़्यादा के ही होंगे। सो इस तरह से हम ये पता लगा पाते हैं कि द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द फेज सेल इन द फेज स्पेस इज एच क्रॉस क्यूब। यहाँ क्वांटम कंडीशन लगा करके हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं, अदरवाइज क्लासिकल मैकेनिक्स में इस तरह की कोई कंडीशन होती नहीं है। तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स देखते तो हम कभी भी ना कह पाते, हमारे हिसाब से जीरो वॉल्यूम भी नियर टू जीरो वॉल्यूम भी फेज स्पेस में पॉसिबल हो सकता है, हम उसको कितने भी छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, बट ऐसा हम फिजिकली नहीं देख सकते हैं। तो जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें हम हमेशा फेज स्पेस के लिए इस वॉल्यूम की रिस्ट्रिक्शन को मानते हैं, तभी हम अपनी कंडीशन को आगे डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो इतना आज का टॉपिक रहा है, इतना यहाँ डिस्कस करना था। आगे अगली क्लासेस में और हम एडवांस टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।